नेक्स्ट क्वेश्चन 255 में कह रहे हैं इन ए फिगर ए चार्ज स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m एंड ए चार्ज q स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल फिक्स सर्कुलर स्मूथ ट्रैक ऑफ रेडियस r फ्रॉम द पोजीशन a। ठीक है, एक स्मॉल चार्ज बॉल है, स्फीयर है, m मास q चार्ज है और ये ऐसे स्लाइड कर रही है। ठीक, देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द स्फीयर ड्यूरिंग दिस मोशन। मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, ठीक, ट्रैक जो है मैक्सिमम फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो जब ये नीचे स्लाइड करके आएगा चार्ज, तो एक तो इसमें एम जी लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा होगा, लेकिन जब ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो वेलोसिटी अगर ऐसे होगी, इधर वेलोसिटी आएगी इसकी, तो जब आप v क्रॉस v करोगे, v क्रॉस v, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। और इसका अच्छा और अब आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, तो मुझे तो ये लगता है मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इस पॉइंट पे होगा जब ये चार्ज बॉडी यहाँ पहुंची, क्योंकि यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगा और एम भी तो नीचे लग ही रहा होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लग रहा होगा। ठीक, तो इन तीनों को बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। और स्पीड कितनी होगी, तो अगर आपने आर हाइट से गिराया तो स्पीड √2g r होगी। ठीक, तो जरा सॉल्व करें, नॉर्मल रिएक्शन किस किस को बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन एक तो mg को बैलेंस करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन mv² को बैलेंस करेगा, v की वैल्यू √2g r डालेंगे, और एक मैग्नेटिक फोर्स को भी बैलेंस करेगा। अगर आप v क्रॉस v करोगे तो नीचे की तरफ ही मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, तो वो होता है QVV, इसको भी बैलेंस करेगा। अब हम b की वैल्यू डालने जा रहे हैं √2g r। तो जब आप यहाँ √2g r डालोगे तो ये तो मुझे लगता है 3mg बन जाएगा दोनों ऐड होके, प्लस यहाँ क्या बनने वाला, तो ये q भी मैं अलग कर लेता हूँ और b वेलोसिटी की वैल्यू डाल देते हैं √2g r। तो इतना नेट मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वो कब लगेगा, जब वो अपने लोएस्ट पोजीशन पे होगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन ए सिलेंड्रिकल रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रीजन है और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ बनाया उन्होंने। ठीक है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, क्रॉस बना लेंगे, अलग से डायग्राम भी बना लेंगे। The cylinder is kept on a horizontal plane and its axis is horizontal. ठीक है, if the charge particle of mass m and charge q is placed projected horizontally with velocity v, हॉरिजॉन्टली हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो एक सिलेंड्रिकल रीजन है इस तरह का, क्रॉस सेक्शनल व्यू है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे, और एक चार्ज पार्टिकल को आप इस तरह से फेंक रहे हो v वेलोसिटी से। ठीक है, मास m चार्ज q, b मैग्नेटिक फील्ड है। थ्रू ए होल नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, मतलब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर अंदर बाहर पूरा है और इस किसी पॉइंट बीच में किसी पॉइंट पे इसमें एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया है, जैसे ये सिलेंडर अगर ठीक समझ में आ गया होगा आपको, ये सिलेंडर है तो यहाँ से हम एंट्री दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से एंट्री दे रहे हैं, इस पॉइंट से एंट्री दे रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एन ऑब्जर्वर states the particle moves first undeviated and subsequently oscillate inside cylinder along the horizontal diameter passing through the axis of the cylinder। टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं क्या सिचुएशन है। एक ऑब्जर्वर ने बताया कि पार्टिकल क्या कर रहा है, फर्स्ट मूव अनडेविएटेड, पहले तो अनडेविएटेड मूव कर रहा है, एंड सब्सिक्वेंटली ऑसिलेट्स इनसाइड सिलेंडर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो जरा सोचते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक, तो जैसे ही आपने v वेलोसिटी से एंट्री ली इसमें, तो ये तो v क्रॉस b, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन कह रहे हैं अनडेविएटेड भी जा रहा है, तो अनडेविएटेड जा रहा है इसका मतलब mg बैलेंस कर रहा होगा फिर इसको, तभी हो सकता है। ठीक है, तो जरा देखें, अगर इसको अगर मान लिया ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, QVV।
और ये अनडेविएटेड जा रहा है, तो नीचे लगने वाले mg मास दिया हुआ है, mg से क्या हो रहा होगा, ये बैलेंस हो रहा होगा, ये ऐसे तब ये अनडेविएटेड जा पाएगा। लेकिन फिर इसमें यह भी लिखा है कि एंड सब्सिक्वेंटली ऑसिलेट्स इनसाइड सिलेंडर, और हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, और आंसर किस हिसाब से दिए हुए हैं, ऑसिलेट इनसाइड सिलेंडर अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, टाइम पीरियड इतना। फिर एक ये भी लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिकल टू ऑसिलेट इन दिस गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो बात यह है कि ऑसिलेट करेगा क्यों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑसिलेट करेगा क्यों। तो इसमें ये दोनों फोर्स तो बैलेंस हो गए, तो अभी तो ये अनडेविएटेड चला जाएगा सीधे स्ट्रेट, और फिर मान लीजिए सामने वाली सरफेस को हिट करा, मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन हुआ, हिट करा, इसने रिबाउंड किया यहाँ से। ठीक, पहले तो अनडेविएटेड गया, फिर इसने रिबाउंड किया। तो जब ये रिबाउंड करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट जाएगी, वेलोसिटी डायरेक्शन पलट जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो अभी तक mg नीचे लग रहा था, और अब मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे लगेगा, और जब ये दोनों ही नीचे लगेंगे तो इस पार्टिकल को नीचे खींच लेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से आगे कहीं नीचे हिट कर देगा, और उसके बाद मोशन रैंडम हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग जो है वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टिकल टू ऑसिलेट इन दिस गिवन सिचुएशन। 257 कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v along the x axis approaches a circular current carrying loop as shown in a figure। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से x एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं उस मोमेंट पे कितना होगा। उस मोमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो है, तो फोर्स भी क्या लगेगा, उस पर जीरो लगेगा। ठीक, क्यू टाइम्स वी क्रॉस वी करते हैं, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल एंटी पैरेलल हो तो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, 4d डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ वेलोसिटी वगैरह आपको दी हुई है। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, ये पूरा घूम जाएगा, नहीं घूम पाएगा, सर्कुलर पाथ से बाहर आ जाएगा, क्या सिचुएशन रहेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस कितनी बनने वाली है। तो रेडियस होता है mv अपॉन qv, सारी वैल्यू डाल लेते हैं। q बाई एम एल्फा दिया है, q बाई एम एल्फा दिया है, तो ये तो हो गया 1 बाई एल्फा। वेलोसिटी दी है 2 अल्फा डी अपॉन बी, और इनटू बी भी है मल्टीप्लाई, तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2d आ गया, रेडियस 2d है। इसका मतलब जितना उसको स्पेस चाहिए उतना उससे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, तो ये पूरा ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम अंदर रहेगा, तो टाइम जो है वो t/2 के बराबर अंदर रहेगा, 180 डिग्री घूम के बाहर निकलेगा ये। तो एंगल सबटेंडेड बाय द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 पाई, नहीं होगा पाई होगा। सर्कुलर पाथ में जो एंगल बनाया होगा उसके सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, पाई। तो पहला गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं द पार्टिकल विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड देन विल कम आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा सर्कुलर पाथ में और बाहर आ जाएगा। द टाइम फॉर विच पार्टिकल विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 2 पाई अपॉन अल्फा बी। तो ये पूरा टाइम पीरियड है, 2 पाई एम बाई क्यू बी जो है ना, ये पूरा टाइम पीरियड है, पूरा टाइम नहीं रहा, वो सिर्फ आधे टाइम रहा है, t/2 टाइम रहा, तो ये भी गलत हो गया। और एंगल सबटेंडेड बाय द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज पाई/2, ये भी गलत है, वो आंसर कितना है, वो पाई है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि एक कंडक्टिंग रिंग है, मास दिया है, रेडियस दी है, और उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया t=0 पे। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अगर आपका करंट मान लिया ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इनिशियल जो टॉर्क होगा वो mb sin 90 यानी mb के बराबर आ जाएगा। और टॉर्क निकालोगे, टॉर्क को क्या लिखना है आपको, आई अल्फा, और आपको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप ये खुद सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। शायद इसका आंसर, ये शायद क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, इसका आंसर शायद 40 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आता है। एक बार आप कर लेना, आपको मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एट ए फिक्स पॉइंट P नॉट एट द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल। तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होगा, ये पूछ रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमे जा रहा है तो उसकी वजह से करंट बनेगी, और करंट बनेगी तो एक्सिस पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। बट
नॉर्मल जो करंट घूमती है और एक पॉइंट चार्ज घूमता है उसमें खास अंतर होगा। नॉर्मल जो करंट घूमेगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब हर जगह चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, तो एस एक्सिस पे जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में, ठीक है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट पे मूव कर रहा होगा सिर्फ वहीं करंट एलिमेंट चल रहा होगा, सिर्फ उतना ही करंट एलिमेंट चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो थोड़ा रैंडम जैसा होगा। उसका मैग्नीट्यूड तो चलो फिक्स रहेगा क्योंकि जो डिस्टेंसेज हैं वो सारी फिक्स हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो आंसर बनेगा इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन। आंसर ए पार्ट बनेगा, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि पूरे वायर में करंट घूमना एक अलग बात है और एक सिर्फ एक चार्ज पॉइंट चार्ज घूमना एक अलग बात है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए पार्ट।